दोस्त मैं आप सभी के भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12th एंड 10th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं ना तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम के किसी ना किसी सेट में लगभग हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि नर जनन तंत्र का मतलब होता क्या है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र, इस टॉपिक से ही हमको मालूम चल जा रहा है कि बात क्या हो रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे है नर, नर मतलब क्या होता है? पुरुष होता है। जनन मतलब क्या होता है? जनन मतलब होता है अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करने की क्षमता, ठीक ना। तंत्र मतलब क्या होता है? एक सिस्टम होता है, ठीक ना। सिस्टम का मतलब क्या होता है समझिए। मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके छोटे भाई या बड़े भाई हैं, ठीक ना। तीनों का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना, ठीक ना। क्या तीनों का एक ही लक्ष्य है? क्या? पैसा कमाना, ठीक ना। तो वो क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना है, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए एक ये सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन अंग है, ठीक ना। उनका कार्य क्या होता है? जनन, यानी कि अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करवाना, समझ गए। तो देखिए इसको अगर हम लोग सम्मिलित रूप में समझे तो क्या होगा? पुरुष में उपस्थित एक ऐसा सिस्टम, क्या पुरुष में उपस्थित एक ऐसा तंत्र जो अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करवाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नर जनन तंत्र। यानी आपने नर के बारे में भी समझ लिया। नर मतलब होता है पुरुष, जनन मतलब होता है अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करवाने की क्षमता, तंत्र मतलब होता है एक सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन है, अंग है, और वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? एक ही टारगेट पे काम कर रहे हैं, समझ गए। तो ये होता है नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है, इसी प्रकार का हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, समझ गए। हमारा मतलब क्या? हम क्या है? एक पुरुष हैं। तो पुरुष का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पुरुष का जो जनन तंत्र होता है, वो इसी प्रकार का होता है। क्लियर हो गया? तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नामकरण किया गया है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ठीक ना। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ब्रीसर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? ब्रीसर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो नर जनन तंत्र का क्या है? प्रमुख भाग है, ठीक ना। देखिए ध्यान से समझिए कि ये जो संरचना आपको दिख रहा है, ये जो आपको संरचना दिख रहा है, ये रेड वाला नहीं, ये बस ब्लैक वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीसर, ठीक ना। क्या बोलते हैं? ब्रीसर बोलते हैं। क्लियर हो गया? एंड जो ये ब्रीसर से चिपका हुआ रेड टाइप का संरचना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिब्रीसर। क्या बोलते हैं? अधिब्रीसर, ठीक ना। क्लियर हो गया कि ये जो हमारा संरचना दिख रहा है ब्लैक में, इसको बोलते हैं ब्रीसर। एंड जो ब्रीसर से चिपका हुआ रेड कलर में संरचना दिख रहा है, ये होता है हमारा अधिब्रीसर, ठीक ना। ये जो रेड संरचना है ना, देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि केवल ये एक है, बट ये एक नहीं होता है, इसमें बहुत सारी जालिका होती है, नलिका होती है, ठीक ना। बहुत सारी जालिका नलिका का गुच्छा होता है, समझ गए। अधिब्रीसर क्या होता है? बहुत सारी जालिका और नलिका का क्या होता है? गुच्छा होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं अपने कि ये जो ब्रीसर होता है उसको, ये जो घेरा हुआ संरचना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये एक थैली नुमा संरचना है। क्या है? थैली नुमा क्या है? संरचना है। क्या है? थैली नुमा संरचना है जो क्या करता है? जो ब्रीसर को प्रोटेक्ट करता है, ब्रीसर को सुरक्षित रखता है, समझ गए। क्लियर हो गया? अब आते हैं ऊपर, ठीक ना। अब आते हैं ऊपर। देखिए ये जो अधिब्रीसर है, इसे एक नली निकली हुई है। क्या? इसे एक ऊपर की तरफ नली निकली हुई है। इस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का मतलब क्या होता है? ये शुक्राणु को ऊपर ले जाने वाली क्या है? नलिका है। क्या है? नलिका है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो शुक्रवाहिनी है वो आई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो संरचना रेड कलर में संरचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं शुक्राशय है। क्या है? यहाँ पे देखिए क्या है? शुक्राशय है, ठीक ना। ये कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, यानी कि एक जोड़ी शुक्राशय है। क्लियर हो गया? समझ गया? एंड यहाँ पे ये जो ग्रीन टाइप की गोल टाइप की संरचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये आपको कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? 1 है। संख्या में कितना है? 1 है।
तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा कि नर जनन तंत्र का वो कौन सी ग्रंथि है जो केवल संख्या में एक पाई जाती है। तो आपको याद करके रखने हैं क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि है। समझ गए। देखिए ये जो गोल टाइप का संरचना दिख रहा है ये क्या है, मूत्राशय है, ठीक ना। मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। क्लियर हो गया, ठीक ना। अब आप समझिए और ध्यान से समझिए, क्या ध्यान से समझिए, ये जो संरचना दिख रहा है, ये जो संरचना दिख रहा है ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, लिंग होता है, ठीक ना। तो लिंग में जो ये नली दिख रही है, जो ये नली दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, मूत्र वाहिनियां है। क्या है, मूत्र वाहिनियां। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये क्या है, मूत्र, मूत्र वाहिनी, ठीक ना। अब मूत्रवाहिनी क्या होती है, मूत्रवाहिनी क्या होती है, शुक्राणु और मूत्र का निकलने का एक मार्ग होती है। क्या होती है, मूत्रवाहिनी जो होती है वो शुक्राणु और मूत्र का निकलने का क्या होती है, एक मार्ग होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो हमारा शिश्न है, क्या है, जो शिश्न है इसको बोलते हैं शिश्न लिंग। समझ गए, शिश्न या लिंग, समझ गए। तो ये जो शिश्न का आगे वाला भाग होता है जो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा मतलब चौड़ा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। उस पर एक पतली सी मतलब क्या होती है, पतली सी, उसको क्या बोल सकते हैं यार, पतली सी जो चमड़ी होती है उसको कवर की होती है, ठीक ना। तो ये जो आगे वाली फूली हुई संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं शिश्न मुंड है। क्या है, शिश्न मुंड है। एंड जो ऊपर की एक पतली लेयर होती है चमड़ी का उसको बोलते हैं वो क्या है, अग्र छद है। क्या है, अग्र छद है, जो उसको ढका रहता है, ठीक ना। क्या रहता है, ढका रहता है। क्लियर हो गया। आपने इस संरचना को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। गोल संरचना वृषण, वृषण क्या है, नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग है, ठीक ना। वृषण के जस्ट ऊपर चिपका हुआ संरचना एक है उसको बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण से एक नली निकली हुई है जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक ना। शुक्रवाहिनी क्या करती है, शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। शुक्राशय ये क्या है, ये जो दो दिख रहा है रेड कलर में ये क्या है, शुक्राशय। ये क्या करते हैं, इसमें शुक्राशय जो शुक्राणु जो होते हैं वो एक तरल पदार्थ के साथ मिल जाते हैं और वीर्य का निर्माण करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक ना। ये क्या है, शुक्राशय कितना है, एक जोड़ी है, ठीक ना। जस्ट शुक्राशय के बीच में एक संरचना है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक ना। एंड जो उसके ऊपर ये जो संरचना है इसको बोलते हैं मूत्राशय। एंड ये वाला जो संरचना है इसको बोलते हैं शिश्न। जो सबसे आगे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं शिश्न मुंड। एंड जो इसको एक पतली चमड़ी कवर की हुई रहती है इसको बोलते हैं अग्रछद। समझ गए। एंड इसके बीच में एक नली होती है इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या करता है, यह एक रास्ता है शुक्राणु को वीर्य को बाहर निकलने का। देखिए जैसे ही यहाँ से शुक्राशय से हमारा शुक्राणु मिल गया, शुक्राणु जो है वो शुक्राशय में आ गया, तो वहाँ से जो निकलेगा वो शुक्राणु के साथ साथ शुक्राणु नहीं निकलेगा। क्या, आपको वहाँ से शुक्राणु को नहीं निकालना है, ठीक ना, वीर्य को निकालना है। वीर्य को निकालना है। वीर्य में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं और तरल पदार्थ होते हैं। तो आपको क्या कहने हैं कि वीर्य निकलेगा, ठीक ना। शुक्राणु को सिंगल नहीं निकालना है, वीर्य को निकालना है। वीर्य में रहता है शुक्राणु, आप वीर्य को निकालेंगे तो शुक्राणु में निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो मूत्र मार्ग एक मूत्रवाहिनी एक ऐसा रास्ता है, मूत्रवाहिनी क्या है, एक ऐसा रास्ता है जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि मूत्र भी बाहर निकलता है एंड वीर्य भी बाहर निकलता है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, शुक्राशय है, इसके कार्य को डिटेल्स में समझते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम लोग वृषण को समझेंगे। क्यों समझेंगे कि यह जो नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग है। क्लियर हो गया। देखिए ये क्या है, नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग है। नर जनन तंत्र का क्या है, प्रमुख भाग है। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। ये हार्मोन क्या करता है, देखिए अक्सर आप देखे होंगे कि जब शुक्राणु यानी कि जब वीर्य बनने लगता है तो क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उनमें क्या होता है, मूछें आती है, दाढ़ी आ जाता है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस पर बाल आ जाता है, एंड जो छाती होता है वो क्या होता है, चौड़ा होने लगता है। तो यही जो लक्षण है ना, उसी लक्षण का ये निर्धारण करता है टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि ये एक जोड़ी होता है, वो कितना होता है, एक जोड़ी होता है, यानी कि दो होता है, संख्या में दो होता है। समझ गए। एंड ये क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। इसका मेन कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। इसकी आकार कैसी होती है, अंडाकार होती है। कैसी होती है, अंडाकार होती है। अब एक बात आपने नोटिस किया होगा, ये जो हमारा वृषण कोश है
यानी कि जो थैलीनुमा संरचना है वो क्या होती है, वो हमारे शरीर के बाहर निकली हुई होती है। तो आपने सोचा होगा आखिर में ये ऐसा क्यों होता है, तो हम बता दें कि हमारा जो शरीर होता है उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। एंड जो ये ब्रीसड होता है, ब्रीसड कोश होता है, एंड ब्रीसड भी कह सकते हैं कि ये जो ब्रीसड होता है इसमें शुक्राणु को जो बनने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होती है। क्या कम चाहिए होती है शुक्राणु को बनने के लिए, ठीक ना। तो इसीलिए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो ब्रीसड कोश होता है, यानी कि ब्रीसड कोश में जो ब्रीसड होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, शरीर से बाहर की तरफ होता है। समझ गए क्यों होता है, क्योंकि ब्रीसड में जो शुक्राणु बनते हैं उनको शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए यह जो होता है वो शरीर से बाहर की तरफ लटका होता है। क्लियर हो गया। अब आपने एक और बात नोटिस किया होगा कि जैसे ही ठंडी आता है तो ये जो हमारा ब्रीसड कोश है वो अंदर की तरफ धंस जाता है। तो ये बात आपने नोटिस किया होगा क्यों होता है। जैसे कि इसको एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। क्या जो ब्रीसड कोश होता है उसको शुक्राणु को बनने के लिए एक टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। जैसे ये ठंडी आता है जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो शरीर के टेम्परेचर से कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है, तो शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। इसलिए क्या करता है कि ये जो हमारा ब्रीसड होता है वो अंदर की तरफ धंस जाता है, शरीर में अंदर की तरफ धंस जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक ना, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। समझ गए ब्रीसड। अब आता है हमारा क्या, अधिब्रीसड। क्या आता है, अधिब्रीसड। क्या है अधिब्रीसड, ये जो ब्रीसड के ऊपर चिपका हुआ रेड कलर का संरचना है इसको बोलते हैं अधिब्रीसड, ठीक ना। ये क्या है, अधिब्रीसड। सॉरी 1 मिनट थोड़ा रुकिए, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अधिब्रीसड, अधिब्रीसड क्या है, ये जो हमारा टेस्टिस है यानी कि जो ब्रीसड है उसके ऊपर चिपका हुआ एक संरचना है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि अब ब्रीसड के ऊपर की संरचना है। क्या है, ब्रीसड के ऊपर की संरचना है, शुक्राणु परिपक्व होता है, ठीक ना। देखिए ब्रीसड से जैसे ही शुक्राणु बनता है वो आ जाता है अधिब्रीसड में और वहाँ पे वो क्या होता है, परिपक्व होता है, पूरी तरह से तैयार होता है। समझ गए, क्लियर हो गया। जैसे ही अधिब्रीसड से क्या निकली हुई है यहाँ पे शुक्रवाहिनी है, ठीक ना, शुक्रवाहिनी यानी कि एक ऐसी नली जो शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। क्या, शुक्रवाहिनी एक ऐसी नली है जो शुक्राणु को कहाँ ले जाती है, शुक्राशय तक ले जाती है। तो यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यह ब्रीसड तथा अधिब्रीसड में बने शुक्राणु को शुक्राशय में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, शुक्राशय में, ठीक ना। अब इसके कार्य को पढ़ते हैं कि आखिर में शुक्राशय क्या होता है, ठीक ना। शुक्राशय क्या होता है, देखिए शुक्राशय दरअसल कुछ होता नहीं है, इसका कुछ खास कार्य नहीं है, यह वीर्य का निर्माण करता है, ठीक। देखिए शुक्राणु और वीर्य में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक ना। शुक्राणु सिंगल होते हैं, जो वीर्य में जो शुक्राणु पाए जाते हैं वो सिंगल होते हैं, ठीक ना। वीर्य जब तरल पदार्थ और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो उस प्रकार के जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीर्य, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुक्राशय क्या, यह एक ग्रंथि है। क्या है, यह एक ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है। क्या करती है, तरल पदार्थ का निर्माण करती है, ठीक ना। समझ गए, क्या है शुक्राशय, यह एक ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण करती है, ठीक ना। जैसे शुक्राणु शुक्राशय में आ जाता है, शुक्राणु जो होता है वो शुक्राशय में आ जाता है तो शुक्राशय में उपस्थित तरल पदार्थ से मिलता है, यानी कि शुक्राणु प्लस तरल पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य का निर्माण कर देते हैं, ठीक ना, वीर्य का निर्माण कर देते हैं। समझ गए। एंड वीर्य क्या करता है, सॉरी वीर्य नहीं, ये जो तरल पदार्थ होता है ये क्या करता है शुक्राणु के साथ मिलकर, तो शुक्राणु को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, शुक्राणु को पोषण देता है। ये जो तरल पदार्थ होता है वो शुक्राणु से मिल जाता है और क्या करता है, शुक्राणु को पोषण देता है। समझ गए, क्लियर हो गया।
अब आते हैं अपने मूत्रवाहिनी पे। किस पे आते हैं? मूत्रवाहिनी पे, ठीक है। मूत्रवाहिनी जो हमने आपको बताया, मूत्रवाहिनी क्या होता है? मूत्र का और वीर्य का बाहर निकलने का रास्ता होता है। मूत्र का और वीर्य का बाहर निकलने का क्या है? रास्ता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने 6वें नंबर पे, जिसको बोलते हैं शिश्न। शिश्न क्या बोलते हैं? शिश्न। शिश्न क्या होता है? ये जो संरचना होता है ना, इसी को बोलते हैं शिश्न। समझ गए? शिश्न क्या होता है? वीर्य को योनि तक पहुंचाता है। क्या करता है? शिश्न क्या करता है? वीर्य को योनि तक पहुंचा देता है। समझ गए? ये एक माध्यम है जो वीर्य को योनि तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया। अब आता है अपना 7वां नंबर। 7वां नंबर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सहायक जनन ग्रंथियां हैं, ठीक ना। क्या है? सहायक जनन ग्रंथियां। 3 सहायक जनन ग्रंथियां है। सबसे पहला है हमारा शुक्राशय, दूसरा नंबर पे हमारा काउपर एंड तीसरा नंबर पे है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक ना। तो आपको एक बात हमेशा याद करके रख लेना है, आपने हमेशा याद करके इसको रखना है कि जो शुक्राशय होता है वो एक जोड़ी होता है, काउपर जो होता है वो एक जोड़ी होता है, बट ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो एक जोड़ी नहीं होती है। वो कितनी होती है? संख्या में एक होती है। इसको हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि इसको एमसीक्यू में आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और अपर लेवल के जो एग्जाम है उसमें भी इसको पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। एंड ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो क्या करती है? जैसे देखिए, जैसे ही शुक्राणु को निकलना होता है मूत्र मार्ग से बाहर, तो ये क्या करती है कि मूत्र मार्ग को क्या करती है? चिकना कर देती है। क्या कर देती है? चिकना कर देती है। समझ गए? क्या करती है? चिकना कर देती है। समझ गए? तो जैसे ही चिकना हो जाता है तो वो क्या होता है? हमारा शुक्राणु वीर्य जो होता है वो आसानी से निकल जाता है। समझ गए? तो प्रोस्टेट ग्रंथि का कुछ खास कार्य नहीं होता है। ये क्या करती है? मूत्र मार्ग को चिकना बना देता है, जिससे जो हमारा शुक्र वीर्य होता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। समझ गए? तो यही था हमारा नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हमने एकदम सरल भाषा में समझ लिया। क्लियर हो गया। देखिए, इतना अगर आप लिख देते हैं ना, इतना थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर लिख दीजिएगा। समझ गए? देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है अंडाकार, तो लिखेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है। समझ गए? बस डायरेक्ट आपको अंडाकार नहीं लिखना है, ठीक ना। और ये भी लिख देना है कि ये क्या करता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, मतलब आपको बना चढ़ाकर लिखना है। याद आपको नॉर्मल तरीके से करना है और उसमें कुछ लाइन को जोड़कर उसको बढ़ा कर देना है। समझ गए? तो ये था हमारा नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हमने एकदम सरल लैंग्वेज में कर दिया फाइनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि लाइक से यार हम लोग मोटिवेट रहते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।